हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम और कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ओके। जहाँ पे ऑलरेडी आपने 25,000 व्यूज हो चुका है। दिस इज मेरा पार्ट, ये मेरा पार्ट वन का है। अभी जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है पार्ट टू। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पार्ट वन फिनिश करके पार्ट टू में आ जाओ। या नाउ विल स्टार्ट विद द पार्ट टू वाला। सो फ्यू बेसिक क्वेश्चंस लेंगे एंड फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को हम लेंगे। सो लास्ट लेक्चर में आई थिंक अप टू एस्टिमेशन तक मैंने फिनिश किया था। दैट इज अप टू दिस पार्ट आई हैव कवर्ड। ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट, इसके अलावा और भी कैलकुलेशंस है, इसको हम होगा तो बाद में लेंगे बिकॉज यू नो हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट्स एंड एग्रीगेट एंड ऑल। ओके, दे आस्क यू दिस इन द इंटरव्यू। दैट्स इट। इसको बाद में करेंगे। विल एंड ऑल्सो आपको ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन, ब्लॉक वर्क का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। नाउ विल गो टू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच द यूजुअली आस्क कि स्टेजिंग, स्कैफोल्डिंग और फॉर्म वर्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो कभी भी याद रखना, स्टेजिंग वो होता है जहां पे आपके फॉर्मवर्क को अगर सपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेजिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से रनर्स को लगा दिया। अब आपका बीम बॉटम लगेगा तो ये आपका स्टेजिंग रहेगा। सो स्टेजिंग क्या होता है, वो सारे आपके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो स्टेजिंग इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज यूज टू सपोर्ट द फॉर्मवर्क। इधर इट मे बी फॉर सेंटरिंग और शटरिंग। अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे स्लैब के लिए सेंटरिंग बोला जाता है, वर्टिकली करेंगे वो शटरिंग होता है। ओके। एंड स्टेजिंग इज डन बाय यूजिंग ए प्रॉप्स, एमएस के प्रॉप्स हो गया, हेच फ्रेम्स, कपलॉक सिस्टम और वुडन बल्लीस आप यूज करके कर सकते हो। दैट इज मीनिंग ऑफ स्टेजिंग। फाइन, ऑल दिस आर योर स्टेजिंग ओनली। इसके बाद स्केफोल्डिंग क्या होता है? स्केफोल्डिंग कुछ नहीं होता, वो भी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट ही होता है जहाँ पे वर्कर्स को खड़े होके काम करने के लिए अगर आप कुछ करोगे देन वी कॉल इट एज अ स्केफोल्डिंग। ठीक है। फाइन। सो द टेम्परेरी फ्रेमवर्क इज नोन एज अ स्केफोल्डिंग और सिंपली अ स्केफोल्ड एंड इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। जहाँ पे लोग उसके ऊपर खड़े होके काम करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ स्केफोल्डिंग। फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद फॉर्मवर्क क्या है? फॉर्मवर्क एक जनरल टर्म है। फॉर्मवर्क इज अ जनरल टर्म। अब फॉर्मवर्क में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क भी है। जैसे टिम्बर फॉर्मवर्क है जो आप, ओके। इसके बाद आता है आपका स्टील का फॉर्मवर्क, जो आपने स्टील प्लेट लगा के यूज करोगे ना, दैट इज स्टील का फॉर्मवर्क होता है। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, जो हम माइवान बुलाते हैं, विच वी कॉल्ड एज अलू फॉर्म, वो एक और टाइप का फॉर्मवर्क है। फिर जो प्लाईवुड का फॉर्मवर्क है, जैसे अगर आप स्लैब का सेंटरिंग करोगे, स्लैब का काम करोगे तो आप सेंटरिंग प्लेट्स स्टील का प्लेट यूज करके कर सकते हो, नहीं तो प्लाईवुड लगा के भी कर सकते हो। फिर कुछ फैब्रिक फॉर्मवर्क भी है, प्लास्टिक फॉर्मवर्क भी है। दिस आर सम यूज फॉर स्मॉल वर्क्स एंड ऑल, डिपेंड करेगा, बट मेजरली इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर व्हाट यू फाइंड इज एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, प्लाईवुड, स्टील एंड टिम्बर वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, फाइन। दिस आर द मेन क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट दे में आस्क यू कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस क्या होते हैं। तो फाउंडेशन यूजुअली आपका एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन में आपका क्या क्या आता है? आइसोलेटेड फुटिंग आता है, उस आइसोलेटेड में आपका पैड फुटिंग होता है। उसके बाद आपका इस तरह से स्लोप फुटिंग होता है, फिर आपका स्टेप फुटिंग होता है। फिर इसके बाद आपके मैट फाउंडेशन भी होता है, मैट एंड ड्राफ्ट बोथ आर सेम। फिर कंबाइंड भी होता है। ये सारे आपके शैलो फाउंडेशंस में आते हैं। इवन एसेंट्रिक फुटिंग भी आ जाते हैं। डीप में आपका पाइल फाउंडेशन आता है, फिर आपका केसन फाउंडेशन आता है। ओके। वेल फाउंडेशन आता है। ये सारे आपके डीप फाउंडेशन से। देखो ये सारे चीज ऑलरेडी मेरा जो कंप्लीट कोर्स है उसमें मैंने आपको ये सब एक एक घंटे में एक्सप्लेनेशन दिया है। अगेन मैं वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ कि आप ना स्लो फुटिंग कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, स्टेप कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, एसेंट्रिक कहाँ पे करोगे। आई नॉट स्पीक ऑन दैट, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड इन माई कोर्स। इफ आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन द कोर्स एंड लर्न। पर यहाँ पे बस हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर वी आर फोकसिंग। ठीक है। एंड दिस आर योर मैट और राफ फाउंडेशन। दिस इज कॉल्ड एज योर एसेंट्रिक फाउंडेशन। ओके। एसेंट्रिक फुटिंग नॉर्मली छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाते हैं जहाँ पे आपके पास सेटबैक डिस्टेंस नहीं होता। जब आप जहाँ पे आप सेटबैक डिस्टेंस नहीं छोड़ते हो, इन दैट केस वी यूजुअली प्रोवाइड स्ट्रैप फुटिंग और इट यू कैन कॉल इट एसेंट्रिक फुटिंग। ठीक है। फिर बाकी ये सारे चीज आपको पता है, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल करना आना चाहिए, एटलीस्ट एक फुटिंग कॉलम बीम का तो आपको करना आना चाहिए कि बीबीएस किस तरह से करना है। दैट नॉलेज यू शुड हैव। अगेन उसके लिए वी हैव अ कंप्लीट कोर्स ऑन बार बेंडिंग शेड्यूल, जहाँ पे लगभग 25 आवर्स का कंटेंट है, जहाँ पे हम आपको फुटिंग कॉलम बीम स्लैब स्टेयरकेस का आपको बीबीएस करना पढ़ा देंगे विद हेल्प ऑफ एक्सेल शीट्स, मैनुअल कैलकुलेशन, एक्सेल शीट्स। ठीक है। सो इफ यू इंटरेस्टेड आप मेरे सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड करिए, वहां पे उसको हमने डिस्कस किया है। पर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं एटलीस्ट आपको फुटिंग कॉलम तो आना ही आना है कि बीबीएस किस तरह से करना है। ठीक है। तो दैट यू शुड नो। इफ यू वांट क्विकली आई टेल यू, मान लो एक आपका फुटिंग है जिसका लेंथ 2050 है और ब्रेड्थ आपका 1850 है। तो आप क्या करो, फर्स्ट शॉर्टर साइड से आप बार को लगा दो। तो कभी भी फुटिंग में हम कवर 50 mm प्रोवाइड करते, तो आपको एक 50 mm का कवर इधर से, एक 50 mm का कवर
इधर से निकालना होता है। तो ये जो स्ट्रेट पोर्शन का जो कटिंग लेंथ है 1850, -50 इधर करो, -50 इधर करो, वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। तो जो स्ट्रेट लेंथ है आपको 1750 होता है। फिर आता है आपके एक डेवलपमेंट लेंथ, जब आप फुटिंग में बार लगाते हो, ये तो आपका स्ट्रेट हो गया है, आप इस तरह से एक डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हो। ओके, और यू कैन कॉल इट एज एल। डेवलपमेंट लेंथ विल एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट एनी हाउ नॉट अ प्रॉब्लम, आई कॉल इट एज अ डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, ये इसको कैसे फाइंड करेंगे? कुछ ड्राइंग में आपको डायरेक्टली मेंशन किया जाता है कि ये आप सीधा सीधा 300 mm ले लो या 12 इंच ले लो। कुछ ड्राइंग में मेंशन किया जाता है, कुछ ड्राइंग में मेंशन नहीं किया जाता है। अगर मेंशन नहीं किया जाता है, आप क्या करना, जो भी फुटिंग का डेप्थ है, ऊपर से एक 50 mm का कवर, नीचे से एक 50 mm का कवर निकाल दो, काफी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फुटिंग का डेप्थ 400 है, तो एल कितना रहेगा आपका? 400 में एक 50 mm का कवर ऊपर से निकाल दो, एक 50 mm नीचे से निकाल दो, तो बचेगा आपका 300 mm। तो ये आपका 300 mm होगा, और ये भी आपका 300 mm होगा। और ये ऑलरेडी हमने निकाला था 1750, अब तीनों को ऐड करो, 1750 +300 +300, ये हो जाएगा 2350। अब इसमें आता है बेंड डिडक्शन। कुछ लोग बेंड डिडक्शन करते, कुछ लोग नहीं करते। अगर आपको करना है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का बेंड, एक इधर है, ये आपका 90 डिग्री का बेंड है, तो दो 90 डिग्री का बेंड है, तो एक 90 डिग्री का बेंड आपका 2D डिडक्शन होता है, तो 2 × 2 = 4D होता है। तो आप इस वैल्यू में -4D आपको करना है, तब जाके आपको इसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगेन सी, मैं यहाँ पे बीबीएस नहीं समझा रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट कि आई टीच यू बीबीएस इन दिस लेक्चर, वो नहीं समझा रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इंटरव्यू में जा रहे हो। अगर आपको पता नहीं, सीख लो, फिर उसके बाद इंटरव्यू में चले जाओ। इसके बाद आपको नंबर ऑफ बार निकालें। जब भी आप नंबर ऑफ बार निकालते हैं, आपको लॉन्गर साइड लेना है। अगेन इधर से एक 50 mm का कवर, इधर से एक 50 mm का कवर निकालोगे, जो भी आंसर मिलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे, शॉर्टर स्पैन का स्पेसिंग जो है 185, उससे आप डिवाइड करो। एंड जो भी आंसर मिलेगा उसको हम कभी भी +1 करेंगे, क्योंकि ठीक है। तो इसके बाद आंसर आ जाएगा आपका 12 नंबर ऑफ बार यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। नेक्स्ट एक और चीज है, जब आप इंटरव्यू में जाते थे लास्ट, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन बताओ। अगर आपको एक बिल्डिंग बनाते हो, स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या काम करते हो वो मेरे को बताने। आप ऐसे बीच में मत बोलो कि प्लिंथ बीम करेंगे, फिर कॉलम करेंगे, बीम करेंगे। दैट इज नॉट द वे टू आंसर। सो यू शुड टेल कि सर, जब भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलता है, फर्स्ट हम वहाँ पे एक छोटा सा सर्वेइंग करेंगे, टू मेक श्योर कि जितना भी हमारा लेआउट है, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग और नॉट। सेकेंड, हम क्या करेंगे, अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही हम उसमें सॉइल टेस्टिंग भी करेंगे, ताकि हमें पता चलेगा इसका सेफ बेरिंग कैपेसिटी कितना है इस पूरे सॉइल के ऊपर। एक बार सब कुछ होने के बाद हम अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना है, डिजाइन ड्राइंग ये सब बनाना होगा। से अगेन आई टेल यू, मैं कुछ चीजें आपको बीच में बता दूंगा। द रीजन वाई एम टेलिंग इज, कंप्लीट तो मैं नहीं बता पाऊंगा एवरीथिंग इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट करते हो ना, देयर आर 3 स्टेजेस। एक होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन, फिर होता है कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन में आपका ये सारे चीज काम होता है। तो फर्स्ट आप प्री कंस्ट्रक्शन का काम करोगे, आपका प्लान बनाना होगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाना होगा, टेंडर फ्लोट करना होगा, प्लानिंग करना होगा, सब प्री कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज मैं अपने कंप्लीट कोर्स में पढ़ाते हुए, पूरा 50 घंटे का लेक्चर है, जहाँ पे हम आपको हर एक चीज की स्ट्रक्चरल सिस्टम्स क्या है, फिर उसके बाद ये माइवान का मतलब क्या है, इसके बाद आपको अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम्स क्या है, ये रिब्ड स्लैब क्या होता है, फ्लैट स्लैब क्या होता है, ये सारी चीज हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। ओके, पर एनी हाउ नॉट अ प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू। ठीक है, फिर आपको सॉइल टेस्टिंग करना होगा, फिर एक बार हम साइट का क्लीनिंग करेंगे। साइट का क्लीनिंग करने के बाद फिर हम अपने एक्सकवेशन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें हम पीसीसी डालेंगे। फिर हम अगर ड्राइंग में सोलिंग लिखा है तो सोलिंग करने के बाद हम पीसीसी डालेंगे, फिर फुटिंग का मेश लगाएंगे, फिर फुटिंग का शटरिंग लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसका कॉन्क्रीटिंग करेंगे, फिर कॉलम, उसके साथ ही कॉलम का रिइंफोर्समेंट आएगा। फिर इसके बाद कॉलम का कास्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैकफिलिंग करेंगे, फिर प्लिंथ बीम डालेंगे। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के बीम बॉटम लगाएंगे, ग्राउंड फ्लोर का शटरिंग हो जाएगा, स्लैब का सेंटरिंग हो जाएगा, स्लैब के रिइंफोर्समेंट, बीम के रिइंफोर्समेंट, स्लैब के सेंटरिंग, स्लैब के रिइंफोर्समेंट लगाएंगे, फिर उसका कॉन्क्रीटिंग होगा। ये आपको इस तरह से आपको बोलना है ऑफकोर्स, तभी जाके ये अंडरस्टैंड कि आपको एक सीक्वेंस पता है। तो ये सारी चीज हमने कवर की अपने कोर्स में, सारी चीज मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा था। ठीक है, फाइन, नाउ विल गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक मैंने जो है ऊपर ऊपर सारी चीज समझा दिया। अब अगेन अगेन व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू यू कैन एक्सपेक्ट ऑल दिस क्वेश्चंस, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट इज, आपको पूरा क्वालिटी का चेकलिस्ट का थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। क्वालिटी का चेकलिस्ट का मतलब क्या है? मान लो मैं फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग करने वाला हूँ, तो आई एम इंजीनियर, समबडी कॉल मी, अक्षय आ जाओ फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग कर रहे, तो आप क्या क्या चेकिंग करोगे? जैसे मैं साइट पे जाऊंगा, फर्स्ट में हम ड्राइंग लेंगे, देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग उन लोगों ने काम किया नहीं। तो शटरिंग हो चुका है, तो शटरिंग का हम लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करेंगे, उसका डायगोनल भी मेजर करेंगे, और विल मेक श्योर कि अगर ड्राइंग में 2 मीटर बाय 2 मीटर का फुटिंग का साइज है, या शटरिंग भी आपका 2 मीटर बाय 2 मीटर का है, इनर टू इनर।
ठीक है। फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ फुटिंग मेजर करेंगे। कभी कभी क्या होता है, शटरिंग थोड़ा अगर आपका फुटिंग का डेप्थ 400 ही होता है, पर शटरिंग बोर्ड मान लो उसने 600 mm पे लगा दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। पर उसको 400 mm पे एक मार्किंग करना होगा कि हमारा कंक्रीट इसी लेवल तक ही होगा। तो आपको लाइन, आपको चेक करना है कि मतलब वहाँ पे लाइन दोरी बांधा है नहीं, या कोई मार्किंग मार्किंग किया है नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद रिइंफोर्समेंट का चेक करो अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, क्या वो उन्हें रिइंफोर्समेंट डाला है नहीं डाला है। फिर आपको कवर ब्लॉक दिया है नहीं दिया, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये सारे चेक करने के बाद फिर जब कंक्रीट आएगा, कंक्रीटिंग के टाइम जैसे कंक्रीट आएगा, आपको देखना पड़ेगा जिस ग्रेड का कंक्रीट आपने ऑर्डर किया था, वेदर द सेम ग्रेड हैज कम और नॉट। उसका पूरा एक रिपोर्ट, बैच रिपोर्ट मिलेगा, उसमें चेक करो कि मिक्स डिजाइन के हिसाब से उन्होंने करके दिया है नहीं। एक बार सब कुछ होने के बाद देन यू विल डू द पोरिंग। जब पोरिंग करके प्रॉपरली आपको वाइब्रेटर सब यूज करना है। ठीक है। तो ये सारे आपके मेथोडोलॉजीज होते हैं, ये सारे आपके चेकलिस्ट में आपको देखना होता है। तो ये सारे चीज मैंने अपने जो क्वालिटी कंट्रोल वाला मेरा भी आगे एक फ्यूचर एक लेक्चर आएगा अपने कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी कोर्स में, उसमें मैंने आपको ये सारे चीज स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। ये सारे आपका प्रोसीजर होता है। ये आपका एक्सकवेशन को हो गया, फिर उसके लिए प्री चेक होता है, फिर प्रोसेस चेक होता है, फिर बैक फिलिंग का भी चेक होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सोलिंग अगर करोगे, सोलिंग का क्या मेथोडोलॉजी है, सोलिंग में क्या कौन सा स्टोन आपको यूज करना होगा। फिर अगर पीसीसी का करोगे तो पीसीसी का मेथोडोलॉजी क्या है, उसके लिए चेकलिस्ट क्या है, प्री चेक क्या होता है, पोस्ट चेक क्या होता है। तो इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस कोर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, इंटरव्यू में आपको इतना सब बताने की जरूरत नहीं, पर पता होना चाहिए। ठीक है। दिस इज फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बट देयर इट इज नॉट नीडेड। फाइन। ठीक है, ये क्लियर है आपका। तो ये वाला सारी चीज आपका चेकलिस्ट का नॉलेज, अभी मैंने सिर्फ आपको कंक्रीट का बता दिया, शटरिंग का बता दिया। इसी तरह से आपको ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर यू शुड नो कि सीलिंग का प्लास्टरिंग थिकनेस, सीलिंग प्लास्टरिंग यूजुअली 6 से 8 mm का थिकनेस होता है। फिर आपका जो वॉल का जो प्लास्टरिंग होता है, अगर एक्सटर्नल वॉल है तो 18 से 20 mm के आसपास आप रख सकते हो। इनर वॉल का प्लास्टरिंग आप 12 से 15 mm के बीच में आप रख सकते हो। ठीक है। ये भी याद रखने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रख, टाइल का साइजेस क्या क्या स्टैंडर्ड साइज। देखो स्टैंडर्ड तो हर है, 2 फीट बाय 2 फीट का भी मिलेगा, 2 बाई 4 का भी मिलेगा। स्टैंडर्ड नीड नॉट, बट एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि क्या क्या स्टैंडर्ड साइज आपको मिलता है मार्केट में। वेट्रीफाइड टाइल्स का मतलब क्या है, ग्रेनाइट कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, मार्बल कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, वो सबका नॉलेज होना चाहिए। ग्रेनाइट और मार्बल का क्या थिकनेस होता है, उसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बाकी प्लास्टरिंग थिकनेस मैंने समझा दिया आपको। ठीक है। तो थोड़ा इसका नॉलेज भी होना चाहिए आपको, प्लास्टरिंग एंड ब्रिक वर्क का भी। जैसे आपका 9 इंच का ब्रिक वर्क होता है। फिर आपको होता है 4.5 इंच का ब्रिक वर्क। ठीक है। फिर उसका पूरा मेथोडोलॉजी आपको पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो, देन ऑफ कोर्स आई सजेस्ट माय कोर्स, उसमें हमने ये हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। पर इतना तो याद रखना है कि बाहर वाले जो भी वॉल है वो आपके 9 इंच के होते हैं, अंदर वाले जो पार्टीशन वाले होते हैं वो आपको 4.5 इंच का होता है। आजकल आपको 8 इंच का भी वॉल मिल जाते हैं, अगर आप ब्लॉक वर्क यूज करोगे तो आपको 8 इंच का भी वॉल मिल जाता है। एंड उसमें आपको मोर्टार का रेशियो एक्सटर्नल के लिए 1:4 यूज करना है, इंटरनल के लिए 1:5 और 1:6 यू कैन यूज। ओके, इतना नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको पूरा ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस का ड्राइंग एटलीस्ट पढ़ना तो आना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन द इंटरव्यू, वो आपको ड्राइंग दे देगा, अगर उसके सामने ड्राइंग है दे देगा कि ये ड्राइंग ले लो और ये मेरे को पढ़ के दिखाओ। ओके। सो इन दैट केस यू शुड नो हाउ टू रीड द ड्राइंग। फुटिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, स्टेयरकेस। बट अगेन इफ यू नो इट्स वेल एंड गुड, अगेन इफ यू डोंट नो, बेटर यू लर्न इट, या तुम यूट्यूब से सीख लो, एक मेरे चैनल से सीख लो, किसी और चैनल से सीख लो, गेन द नॉलेज। बट अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, अगेन लाइक आई मेंशन, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। मैं आपको मेरे सिविल ब्रेन्स का ऐप आप डाउनलोड करिए। वहाँ पे सारे कोर्सेस मैंने इन मोर बेटर वे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे ड्राइंग रीडिंग का ही 30 आवर्स का लेक्चर है, पर डायरेक्टली इफ यूर फ्रेशर डोंट एनरोल, फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद साइट इंजीनियर, फिर ड्राइंग रीडिंग, फिर एस्टिमेशन। इसमें एक पूरा कॉम्बो में आपको सीखना पड़ेगा। डायरेक्टली ड्राइंग रीडिंग करोगे तो मैं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइट का नॉलेज नहीं है। ओके, फाइन, नाउ अगेन आई विल गो बैक। या तो कहाँ तक हो गया, हाँ, लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स का नॉलेज होना चाहिए। फिर ओके, गैप्स बाद में करेंगे, अच्छा ये गैप वाला ऐड ऑन है। फिर थोड़ा प्रोडक्टिविटी का नॉलेज रख लो। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है जब आप साइट पे काम करते हो ना, तो एक लेबर कितना काम करेगा एक दिन में, तो वो सारी चीज थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगेन दिस क्वेश्चन यूजुअली फ्रेशर को पूछा नहीं जाता है, पर अगर किसी बंदे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रोडक्टिविटी का नॉलेज, प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, फॉर एग्जाम्पल अगर वेर इज दैट, हाँ, तो अगर मेरे को 200 mm का सॉलिड ब्लॉक वर्क करना है 2.5 मीटर के हाइट पे,
एक दिन में एक मेसन और दो हेल्पर एक दिन में 125 नंबर ऑफ ब्लॉक वर्क वो बना सकते हैं, ये प्रोडक्टिविटी है। इन द सेम वे हर एक काम का इधर एक प्रोडक्टिविटी, जैसे फुटिंग का अगर काम करोगे, कंक्रीट रिइंफोर्समेंट अगर आप करोगे, एक स्टील फिटर और एक बार बेंडर और एक हेल्पर एक दिन में 360 केजी का स्टील बांध सकते हैं, ये फुटिंग का है। इन द सेम वे कॉलम का मिलेगा, वॉल का मिलेगा, बीम का मिलेगा, तो इस तरह से अलग अलग रहेगा। अगेन प्रैक्टिकली आप सब कुछ याद रख के इंटरव्यू में नहीं जा सकते हो, पर इतना एक दो तीन तो याद रखना है। अगर याद भी नहीं रखोगे तो आपको बोलना है कि सर ये डिपेंड करेगा काम के ऊपर, ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करेगा लेबर के ऊपर। सो हम पूरा 8 दिन में मेजर करेंगे कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे, इस तरह से हम एक हफ्ते तक उसका मेजरमेंट देखेंगे, एक हफ्ते तक वो कितना काम कर रहे हैं। तो अगर हमें सेम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब उसका प्रोडक्टिविटी उतना है। समझ में आ रहा है ना? सो अगर आपको ये प्रोडक्टिविटी वाला चाहिए, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, देयर आई विल प्रोवाइड यू दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, बट अगेन डोंट अननेसेसरी आस्क इट, अगर आप फ्रेशर हो तो इट्स नॉट नीडेड। फिर थोड़ा लोड का बारे में नॉलेज रखना कि क्या क्या टाइप्स के लोड होते हैं। डेड लोड बाय डिफॉल्ट आपको पता है, लाइव लोड यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट आवर बिल्डिंग इज सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, एंड दैट्स इट, दिस आर द मेजर लोड्स। ठीक है, इसके बाद स्नो लोड इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडियन Indian ये वाला what you call Indian point of view. So snow load is not needed unless you are doing it in some, let's say जम्मू एंड उस एरिया में अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो वहां पे हम स्नो लोड अप्लाई करेंगे। बट अगेन वहां पे जब हम बिल्डिंग बनाते हैं वी गिव अ स्लोप इन द रूफ ओनली, दैट इज व्हाई मेजोरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे स्नोफॉल इज देयर, उनका रूफ आपका कभी भी इस तरह से इंक्लाइंड रहेगा, ताकि जो भी स्नो गिरेगा इट विल स्लाइड डाउन फ्रॉम देयर। सो दैट ओके, दैट इज, तो थोड़ा लोड का नॉलेज पता होना चाहिए। और लोड कैसे आपका फ्लो होता है, वी ऑलरेडी नो दैट। स्लैब का लोड बीम के ऊपर आता है, बीम का लोड कॉलम पे जाता है, कॉलम से फुटिंग, एंड फ्रॉम द फुटिंग सॉइल, सॉइल इज गोइंग टू रेजिस्ट द लोड। ठीक है, फिर आपको कुछ फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, फुल फॉर्म इन द सेंस ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, गो एंड चेक आउट। ठीक है, तो जैसे होता क्या है, कुछ कुछ ऐसे कंपनी से जहाँ पे रिटर्न एग्जाम होता है, फर्स्ट फर्स्ट आपका रिटर्न एग्जाम होता है, फिर आपका टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू होता है। तो रिटर्न एग्जाम में वो इस तरह से लिखा रहता है, व्हाट इज वो इसका फुल फॉर्म बता देना, एनजीएल का मतलब क्या है, टीवाईपी का मतलब क्या है, एफटीएन का मतलब क्या है, टीएचके का मतलब क्या है। ओके, तो इस तरह से जो अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं ना, दे विल गिव यू सच क्वेश्चंस। वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज फेसिंग अ इंटरव्यू, फर्स्ट उसका यही राउंड था कि उसका रिटर्न एग्जाम होता है, तो रिटर्न एग्जाम में उसको ऐसे दो तीन चीज दिया था वहाँ पे, एमआईएन का मतलब क्या है, एफएफएल का मतलब क्या है, ओके, टीओएस का मतलब क्या है, तो आपको आगे लिखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस नॉलेज यू शुड हैव, डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। गो टू माई चैनल एंड यू चेक आउट इन द प्लेलिस्ट और वीडियोस, पर आपको मिल जाएगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। या कोड बुक फुल फॉर्म, नेक्स्ट इज पाइल फाउंडेशन का क्वेश्चन। अगेन पाइल फाउंडेशन का क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि पाइल फाउंडेशन कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे भी आपका सॉइल बहुत वीक है, इन दैट केस वी कैन गो विद पाइल फाउंडेशन। ओके, एंड पाइल फाउंडेशन में किस तरह से आप लोड को ट्रांसफर करोगे, उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एंड बेरिंग, एक होता है स्किन फ्रिक्शन। तो अगेन उसके लिए भी मैंने ये सारी चीज अपने ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स में एक्सप्लेन किया है। इफ यू गो टू दिस, if I go to construction manager mastery course, okay, and because see it's not possible to explain everything here, okay, that is the reason मैं आपको बताऊंगा, इन केस इफ you're interested आप कोर्स में एनरोल करके ये सारी चीज सीख सकते हो। बाकी मैंने जो आंसर आपको इंटरव्यू में बोलना है उतना तो मैंने आपको बता दिया कि पाइल फाउंडेशन स्पेशली जो सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी कम होता है ना, वहां पे हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड या वहां पे हम उसको प्रोवाइड करेंगे। 1 मिनट। ओके चलो, लेट इट लोड, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बाद में देख लेंगे उसको। हाँ ठीक है, पाइल फाउंडेशन के कुछ क्वेश्चन याद रखना कि पाइल हो गया, फिर पाइल कैप हो गया, फिर पाइल में क्या क्या पाइल्स आएंगे, टू पाइल्स आएंगे, ग्रुप ऑफ टू पाइल्स, ग्रुप ऑफ थ्री पाइल्स, ग्रुप ऑफ फोर पाइल्स। तो ये सारी चीज का थोड़ा नॉलेज पाइल फाउंडेशन का आप याद रखना। और पाइल में क्या क्या टाइप्स ऑफ पाइल है, एक होता है आपका प्री कास्ट पाइल, ठीक है, फिर होता है आपका कास्ट इन सिटू पाइल, फिर एक आपका वुडन पाइल भी है, स्टोन पाइल्स भी है। तो इसका थोड़ा आपका पाइल फाउंडेशन का थोड़ा नॉलेज आप रख लो, दैट इज सफिशिएंट। फिर अगेन लेट्स से व्हेन यू हैव 1 or 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, देन दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज सीमेंट सैंड एंड ऑल, ऑलरेडी आपको पता रहेगा। दे फ्रेशर लेवल पे पूछेगा कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्या है। अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन डेफिनेटली लास्ट, क्योंकि कोल्ड जॉइंट मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट का मतलब क्या है, एक्सपांशन जॉइंट क्या है,
कंट्रोल जॉइंट क्या होता है, फ्लोटिंग कॉलम क्या होता है, स्टब कॉलम क्या है, वीडीएफ फ्लोरिंग क्या होता है, दोस थिंग्स आई आस्क यू। तो व्हाट इज कोल्ड जॉइंट? कोल्ड जॉइंट कुछ नहीं होता है। जब आप कोई कंक्रीटिंग का काम करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंक्रीट डाल दिया, तो ये मैंने कंक्रीट डाल दिया, तो ये आपका एक लेयर हो गया, इसके ऊपर मुझे एक और लेयर करना है। तो उन दो लेयर के बीच में अगर आप ज्यादा टाइम दोगे, अगर फॉर एग्जांपल ये लेयर मैंने डाल दिया, और लेयर डालने के लेट से 1 घंटे के बाद अगर मैं दूसरा लेयर डालूंगा, अगर मैं इसके ऊपर दूसरा लेयर 1 घंटे के ऊपर डालूंगा, तो दो अलग अलग लेयर बन गए, क्योंकि ये लेयर नीचे वाला लेयर ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब क्या होगा, ये इसके साथ सही से बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो दिस पर्टिकुलर जॉइंट इज कॉल्ड एज अ कोल्ड जॉइंट। तो इसको हमें अवॉइड करना होता है जब, और ये प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब आप बड़े एरिया में कास्टिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्लैब का कास्टिंग कर रहे हो, या लेट्स से राफ फाउंडेशन का कास्टिंग कर रहे हो, तो स्लैब का कास्टिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इतना बड़ा स्लैब है आपका, तो इतना बड़ा स्लैब है, ओके, तो लेट्स से आपने स्टार्टिंग तो किया, स्लैब का कास्टिंग किया, स्लैब का कास्टिंग किया, और यहाँ तक आके आपने रोक दिया, और आपने कहा कि थोड़े ये जो आगे वाला जो कास्टिंग है थोड़े टाइम के बाद करेंगे, लेट्स से लंच के बाद करेंगे। अब लंच के बाद मान लो आप आ गए, तो 1 घंटा आपका टाइम हो गया, तो ये ऑलरेडी एरिया सेट हो चुका है। नेक्स्ट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्या होगा, अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू प्लान ऑल द कोल्ड जॉइंट्स एंड ऑल प्रॉपर्ली, आपको प्लान करके आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। सो दैट पर्टिकुलर जॉइंट इज कॉल्ड एज कोल्ड जॉइंट। हमें पता है कि जॉइंट आने, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दैट जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड जॉइंट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन जॉइंट। हाँ, व्हाट इज कोल्ड, कोल्ड जॉइंट हो गया, फिर होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। हाँ, कंस्ट्रक्शन जॉइंट कुछ नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इतना बड़ा अगर इतना बड़ा आपने स्लैब है, तो आपने ऑलरेडी प्लान किया है, आपने ऑलरेडी प्लान किया है कि इतना बड़ा स्लैब मैं एक दिन में नहीं कर सकती, उसके लिए 2 दिन में करना होगा। तो आपने प्लान किया कि आज मैं यहाँ तक की कंक्रीटिंग करूंगा, खत्म। तो आपने आज यहाँ तक की कंक्रीटिंग किया। कल जब आप आके इधर से ये बचा हुआ पोर्शन का कंक्रीटिंग जब आप कल करोगे, तो ये जो जॉइंट है ना, ये आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो जाएगा। फिर इसको सही से आपको ट्रीटमेंट करना होता है। इसमें अगर जितने भी लूज एग्रीगेट्स है, उस लूज एग्रीगेट्स को निकालना होगा। फिर आपको एक बॉन्डिंग एजेंट मिलेगा, आप यहाँ पे बॉन्डिंग एजेंट लगा दो, एंड तुरंत आधे घंटे के अंदर आप न्यू लेयर ऑफ द कंक्रीट यहाँ पे डाल दो। सो इट विल नॉट, क्योंकि क्योंकि अभी हमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब जॉइंट जब आएगा अगेन लीकेज स्टार्ट होगा। तो वी डोंट वांट लीकेजेस एंड ऑल, दैट इज व्हाई इसको आपको सही से ट्रीटमेंट करना हो। अब इसके लिए अलग से एक मेथोडोलॉजी है, जो मैंने क्यूए किसी मेरा जो एक बेसिक कोर्स है, नॉट एग्जैक्टली क्यूए किसी कोर्स, उसमें मैंने मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन किया है। वहां पे वी हैव एक्सप्लेन यू हाउ टू ट्रीट ऑल दिस जॉइंट्स एंड ऑल। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट वी गिव इट सो दैट, मुझे पता है अगेन, मुझे पता है कि वो जॉइंट आने वाले हैं, सो वी प्लान एंड गिव इट, यू हैव टू प्लान द कंस्ट्रक्शन जॉइंट। आप प्लानिंग कैसे करना, ऐसा नहीं कि जहां पे आपको मन लगेगा आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं देना है। अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट टू दैट, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड, बट स्टिल आई विल टेल यू। यूजुअली स्लैब में आपको L/4 डिस्टेंस पे कंट्रोल, आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है। L/4, L/4 में क्यों, अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जब स्लैब का बेंडिंग मोमेंट इस तरह से होता है, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। सो देर इज वन पॉइंट हियर विच इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट चेंज होगा फ्रॉम नेगेटिव टू इट इज कमिंग टू पॉजिटिव। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट योर बेंडिंग मोमेंट इज वेरी लेस, सिंस योर बेंडिंग मोमेंट इज वेरी लेस, यहाँ पे आपका ज्यादा कुछ लोड नहीं आएगा, क्योंकि वेन एवर यू गिव अ जॉइंट, वो वीक जॉइंट बनेगा। अब वीक जॉइंट है, अगर आप वो जॉइंट, अगर आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट इधर दोगे ना, डेफिनेटली फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इसी रीजन में है, मैक्सिमम लोड इधर ही आ रहा है। अगर आपने वहां पे जॉइंट दे दिया, तो यहाँ पे फेलियर होने का चांसेस, या लीकेज होने का चांसेस, या फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। पर इस पॉइंट में आपका बेंडिंग मोमेंट इटसेल्फ इज लेस, सिंस बेंडिंग मोमेंट इटसेल्फ इज, तो लोड ही नहीं आने वाला है, बहुत ही कम आएगा। जब पता है कि बहुत ही कम लोड आएगा, तो हम वहां पे प्लान करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट को, ठीक है। सो इट इज एट L/4 डिस्टेंस, एग्जैक्टली L/4 आपको करना होता है। एंड ये सब आपका मेथोडोलॉजी या चेकलिस्ट में लिखा रहेगा कि आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट को प्लान करना है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज एक्सपांशन जॉइंट। अगेन एक्सपांशन जॉइंट स्पेशली आपको ब्रिजेस में देखने को मिलता है। ऑल्सो you get expansion joint in the buildings also, okay। for उसमें दो टाइप का है। अगेन जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास इतना बड़ा स्लैब है, ठीक है, यूजुअली जब आपका लेंथ ऑफ द बिल्डिंग 30 से 45 मीटर से ज्यादा हो जाता है, तो इन दैट केस यू हैव टू लीव वन स्पेस। जैसे ये आपका लेट्स से 45 मीटर से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो, अभी एक एक है, ये दूसरा स्लैब है लेट्स से, इन दो स्लैब के बीच में मैं एक गैप को प्रोवाइड करूंगा। सो दिस पर्टिकुलर गैप, ये जो गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड एज अ एक्सपांशन जॉइंट। क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि व्हेन इट इज, बिकॉज योर बिल्डिंग इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस।
मतलब आपका थर्मल स्ट्रेसेस एंड ऑल ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर दिस विल ट्राई टू एक्सपांड। व्हेन इट इज गोइंग टू ट्राई टू एक्सपांड, हमें पता है कि जब एक्सपांड होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक गैप प्रोवाइड करेंगे। अगर एक्सपांड होगा तो 50 mm के गैप में तुम एक्सपांड हो जाओ। अगर तुम यहाँ पे गैप नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, दिस विल ट्राई टू एक्सपांड। आपका जो कॉन्क्रीट इट विल ट्राई टू एक्सपांड लाइक दिस। जैसे दिस विल ट्राई टू एक्सपांड, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि ये रिस्ट्रेन, इट इज प्रोवाइडिंग अ रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट। सिंस इट इज प्रोवाइडिंग अ रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट, अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। बिकॉज ऑफ द टेंशन गेटिंग क्रिएटेड व्हाट विल हैपन इज इट विल क्रिएट अ क्रैक्स एंड ऑल यहाँ पे। ठीक है, दैट इज वाई यू हैव टू प्रोवाइड एक्सपांशन जॉइंट। ओके, सो सेम ब्रिजेस में भी आपको देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो इन बिल्डिंग्स ऑल्सो यू गेट टू सी दिस एक्सपांशन जॉइंट। नेक्स्ट होता है आपका कंट्रोल जॉइंट। सो कंट्रोल जॉइंट यूजुअली फ्लोरिंग्स में हम करेंगे। अगर आपने कभी फ्लोरिंग का काम देखा है, तो अगर मान लो मैंने एक फ्लोर डाल दिया, ठीक है, तो इस फ्लोर में हम इससे हर लेट से 3-3 मीटर में, ओके, वो उसको एक ग्रिड बनाना होता है। इस तरह से ग्रिड बना के ना, इस तरह से हम, इसमें भी एक्सपांशन जॉइंट आएगा आपका, एक्सपांशन जॉइंट आएगा। एक्सपांशन जॉइंट के साथ साथ हम इस तरह से ग्रिड पैटर्न बनाते हैं। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए ग्रिड पैटर्न। अगर आपने कभी फ्लोरिंग का काम देखा होगा तो इस तरह से ग्रिड पैटर्न। तो ये जो जॉइंट्स है दिस इज कॉल्ड एज ए कंट्रोल जॉइंट। कंट्रोल जॉइंट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जब होता क्या है, जब इसमें क्रैक्स आएंगे ना, मान लो इस पैनल के अंदर क्रैक आ गया, क्रैक आ गया, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल जॉइंट एक क्रैक इस पैनल में नहीं ट्रांसफर नहीं होता है। So since I don't want this crack to propagate in this and this, हम इस तरह से joints को provide करेंगे। This is called as a control joint, ये control कर रहा है। But sometime in spite of providing that also your crack will propagate, then we have to just break this much pieces and इसको फिर re करना पड़ेगा। So this is called as a control joint, स्पेशली आपके फ्लोरिंग का काम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लोटिंग कॉलम? एनी कॉलम जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है वो आपका फ्लोटिंग कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, आई गिव एग्जांपल। हाँ चलो, एक मैंने एक स्लैब बना दिया, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ओके। और इस स्लैब में लेटेस्ट ये सारे मेरे कॉलम्स है, ये सारे आपके नीचे से मेरे कॉलम्स आ रहे हैं, ये सारे मेरे नीचे से फाउंडेशन से सारे कॉलम्स आ रहे हैं। अब मुझे ना इस बीच में मेरे को एक और स्लैब लगाना है। बीच में मेरे को सिर्फ इतने डिस्टेंस पे एक और स्लैब देना है। ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके ऊपर बस इतना ही पोर्शन में मेरे को एक और स्लैब देना है। अब वो स्लैब देना तो आपको बीम देना पड़ेगा, बीम के नीचे कॉलम लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिर्फ 4 छोटे छोटे कॉलम्स को लगा देंगे। एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। अब ये जो 4 कॉलम है दिस विल बी इधर रेस्टिंग ऑन द बीम, इट हैज टू रेस्ट ऑन द बीम। ओके, हम क्या करेंगे, प्रॉपर इसमें एक एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से कॉलम लाएंगे और इस तरह से बीम के अंदर इसको हम लेके जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस बीम के अंदर हम लेके जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग कॉलम because it doesn't have any foundation, it is resting directly on the beam. Okay, hence it is called floating column. Few people call it as a planted column. Again there is something called a stub column. Stub column भी सेम ही फ्लोटिंग कॉलम ही है, पर यूजुअली जहाँ पे आपका लिंटल सब आता है वहां पे हम स्टब कॉलम प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड ऑल। आपका जो कॉलम है बहुत दूर होता है एंड विंडो उसके बीच में आना चाहिए, तो वहां पे आपको लिंटल सपोर्ट करने के लिए कॉलम नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लिंटल को सपोर्ट करने के लिए 2 कॉलम को प्रोवाइड करेंगे, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लोटिंग ओनली, बट वो सिर्फ आपका लिंटल लेवल पे आपको लेके जाना होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टब कॉलम। नेक्स्ट, कभी वो पूछेंगे कि व्हाट इज वीडीएफ। वीडीएफ मतलब वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में काम करोगे तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू वेयर एंड रेजिस्टेंस, वेयर एंड टेल। तो उसके लिए आपको अच्छा एक फ्लोरिंग लगाना होता है। तो अच्छा अगर फ्लोरिंग लगाना है तो उस कंक्रीट के अंदर कम पानी होगा तभी स्ट्रेंथ गेन होगा। तो हम वहाँ पे वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग को अडॉप्ट करेंगे, जहाँ पे हम फ्लोरिंग लगाएंगे, फिर एक मैट लगा के वहां से हम थ्रू अ सक्शन उसमें जो पानी हो हम उसको वहां से निकालेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग। अगेन इस दिस थिंग्स इज ऑलरेडी कवर्ड इन माय कोर्स, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज आपको मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन किया कि वीडीएफ कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू फ्यू पीपल में आस्क यू कि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे तो आप क्या क्या ध्यान रख के काम करोगे। इन दैट केस आपको कभी भी बोलना कि हमें सेफ्टी के साथ काम करना है। तो पूछेगा सेफ्टी का साथ मतलब क्या होगा। फर्स्ट इज बीइंग अ इंजीनियर, हेलमेट जैकेट जो भी आपको पहनना है। दे अगेन ये सब मैं बड़े कंपनी का बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे लोकल कंस्ट्रक्शन योर हेलमेट जैकेट एंड ऑल इज नॉट नीडेड। ठीक है, छोड़ दो, हेलमेट इज नीडेड बट एटलीस्ट जैकेट एंड ऑल यू वोंट बी वेयरिंग। चलो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, एक तो आपको बोलना है कि सेफ्टी के साथ हमें काम करना है। सेकेंड, यू शुड टेल, आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि जो लेबर अपने एरिया में काम कर रहे हैं, ही इज मेक आई एम मेकिंग श्योर दैट वो अपना हेलमेट, हैट,
सॉरी आई मीन हेलमेट, फिर उसके बाद अपना शू जैकेट सब कुछ पहन रहा है। एंड अगर हाइट पे काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी नेट, वी हैव टू पुट सेफ्टी नेट, फिर सिर्फ सेफ्टी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट भी उसको लगाना होगा। तो इस तरह से हमें सेफ्टी के साथ काम करना होगा। एंड हम सेफ्टी वाले से परमिट भी लेंगे, वर्क परमिट भी लेंगे। तो आपको बस ये बोलना है कि हमें सेफ्टी के साथ काम करना है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, समटाइम दे में आस्क यू कि आप शटरिंग का चेकिंग कैसे करोगे, कंक्रीट का चेकिंग कैसे करोगे। तो आपको बोलना पड़ेगा शटरिंग का चेकिंग, मैंने कहा कि लेंथ ब्रेड्थ आप मेजर करोगे, डायमेंशन चेक करोगे। और आपका फॉर्मवर्क के लिए एक अलग से एक ड्राइंग भी आता है, फॉर्मवर्क का एक स्कीम आता है। उसको देखने की उसमें जो है प्लाईवुड जो हम यूज करेंगे वो आपका यूजुअली 12 mm का प्लाईवुड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि वेदर वी आर यूज 12 mm का प्लाईवुड और नॉट। और जो रनर आप लगाते हो सपोर्ट के लिए, वो आपको मैक्स टू मैक्स 2 फीट के डिस्टेंस पे लगाना होता है, नॉट मोर देन दैट। सो हमें ये सारी चीज चेकिंग करना होता है जब हम कोई भी काम करते, लेट्स से फुटिंग कॉलम बीम का। सेम कॉन्क्रीटिंग का भी मैंने ऑलरेडी समझाया था कि उसका ग्रेड चेक करना होगा, ये सारी चीज आपको चेक करना होगा। ठीक है, या दैट्स इट। फिर आपका लेवल चेकिंग, आपको पता होगा कि आप लेवल कैसे चेक करोगे। लेवल चेक करने के लिए अगेन देर विल बी अ सर्वेयर हु विल टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज यू ऑल्सो कैन डू इट। अगेन बस आपको आरएल पता होना चाहिए कि कितने हाइट पे हमारा स्लैब लगने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम में 1 1 मीटर की हाइट पे पूरा मार्किंग करेंगे। फिर आप चाहे तो वाटर लेवल से या वाटर ट्यूब से आप लेवल को ट्रांसफर करा सकते हैं। नहीं तो विद हेल्प ऑफ ऑटो लेवल ऑल्सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, नॉट अ प्रॉब्लम। बस आपको बोलना आना चाहिए कि अगेन ये सारे क्वेश्चन जब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तभी पूछा जाता है, डोंट वरी। इफ यू आर अ फ्रेशर दे विल नॉट आस्क यू कि स्लैब का आप लेवल कैसे चेक करोगे ऑटो लेवल से, दे यूजुअली दे डोंट आस्क बिकॉज व्हेन यू नॉट वर्कड दे विल नॉट आस्क। बट अगर आपने कोई ट्रेनिंग या कहीं से भी अगर आपने सीख लिया है तो आप बता देना इंटरव्यू में, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आपको बीबीएस सब करना आना चाहिए, लाइक ऑलरेडी मेंशन फुटिंग कॉलम तो एटलीस्ट करना आना चाहिए। फिर थोड़ा एस्टिमेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। कंक्रीट क्वांटिटी कैसे फाइंड करोगे, बीम का सेंटरिंग क्वांटिटी, सॉरी बीम का शटरिंग क्वांटिटी कैसे फाइंड करोगे, स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी, ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क प्लास्टरिंग का क्वांटिटी कैसे निकालो, वो सारी चीज का नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर बिल्डिंग का यूजुअली नॉट नीडेड फॉर अ फ्रेशर, पर अगर आपको 1 2 साल का एक्सपीरियंस है देन थोड़ा बिल्डिंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कोड बुक है बिल्डिंग के लिए। ठीक है, IS 1200 कोड बुक, उसमें बहुत सारे पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अर्थवर्क के लिए पार्ट है, शटरिंग के लिए पार्ट है, उसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑल्सो यूनिट्स याद रखना है, कंक्रीट का यूनिट आपका क्यूबिक मीटर में होता है, शटरिंग आपका स्क्वायर, फॉर्म वर्क इज ऑल स्क्वायर मीटर में होता है, ब्रिक वर्क आपका क्यूबिक मीटर में होता है। ठीक है, फिर प्लास्टरिंग पेंटिंग सब स्क्वायर मीटर में होता है। तो डीपी से आपका स्क्वायर मीटर में होता है। तो ये सारे चीज जो है उसका यूनिट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो आपको यूनिट कन्वर्शन ऑलरेडी, आई थिंक यूनिट कन्वर्शन ऑलरेडी मैंने कवर किया था, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर वो पूछेंगे कि चेयर बार क्या होता है, तो आपको पता है कि चेयर बार क्या है। जब आप कोई बार को 2 लेयर में लगाते हो, उसके बीच में अगर आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, इन दैट केस वी गो विद चेयर बार। सो अगर उसका कितना होता है, आप मिनिमम 12 mm का चेयर बार यूज करो या 16 mm का भी आप यूज कर सकते हो। बस जब आप बताओगे ना एग्जाम, उनको थोड़ा ड्रॉ करके बता, सिर्फ डायरेक्टली डोंट टेल एवरीथिंग। when you are explaining something, ask them for a pen and a paper, एंड वहां पे ड्रॉ करके दिखा दो कि सर ये चेयर बार होता है, इसको हम हेड बोलते हैं सर, दिस इज कॉल्ड एज हेड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लेग ऑफ द चेयर, एंड ये उसका हाइट होता है। ठीक है, ये यूजुअली हमें क्या करना होता है, यूजुअली आप 600 mm रख सकते हो। अगेन देर इज नो स्टैंडर्ड थिंग। ओके, ओके, so few people practice it as 600 mm, few people practice at 450 mm, few people practice it as 2 times the spacing, yeah, not 2 times, 2 या 3 टाइम्स कुछ स्पेसिंग होगा, 2 या 3 टाइम्स का कुछ स्पेसिंग। अगर ये 2 बार के बीच में लेटर से 150 का स्पेसिंग है, तो यू टेक 3 टाइम्स ऑफ स्पेसिंग। तो 3 × 150 मतलब 450। तो कुछ लोग इसको 450 रख, एटलीस्ट 2 3 बार तो इसके ऊपर रेस्ट कराना है। फिर ये तो आप आराम से निकालोगे। ये आपका स्लैब का हाइट, आप स्लैब का थिकनेस पता रहेगा, ऊपर का कवर नीचे का एक कवर माइनस करो काफी है, फिर वो एक एक बार डायमीटर माइनस करने का जरूरत नहीं है। फिर ये यूजुअली सपोर्ट करने के लिए होता है, वी कॉल इट एज, यूजुअली 3 समय में होता है। यूजुअली आप चाहे तो 450 भी रखना है तो आप 450 भी रख सकते हो। ओनली थिंग है तो स्टेबल होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चेयर 1। फिर आपको कोड बुक का, या कोड बुक का एक आई वांटेड टू टेल, अगेन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे कि लिस्ट ऑफ कोड बुक्स क्या क्या है। अगेन इफ यूर ए फ्रेशर, डेफिनेटली आपको सारे कोड बुक आप याद नहीं रख सकते हो, आई अंडरस्टैंड दैट। पर अगर आप एक एक्सपीरियंस इंजीनियर हो जिसको 2 3 साल का एक्सपीरियंस है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 4 से 5 कोड बुक का तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बाई डिफॉल्ट ये तो हमें कॉलेज से ही पता है, IS 456 वी नो, IS 800 2007 वी नो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर, यू कैन रिमेंबर IS 1200, दैट इज फॉर मोड ऑफ मेजरमेंट,
यू कैन रेफर IS 10262 फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग, एंड फिर IS 1893 2016 आपका अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए है, एंड फिर IS 13920 फॉर डक्टाइल डिटेलिंग। इनफ। बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप याद रख सकते हो फॉर डेड लोड लाइव लोड, इट इज इनफ। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑल थिंग्स आर नॉट नीडेड। पर अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर आप साइट का ही के ऊपर एग्जाम साइट का ही इंटरव्यू पे जा रहे हो, देन वो पूछेंगे कि IS 1200, आई मीन IS 2502 किसके लिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग द बार। जो हम BBS करेंगे, BBS करने के लिए इसमें शेप्स एंड ऑल इज गिवन, सो दिस कोड बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अगर पाइल फाउंडेशन के ऊपर अगर आपने कुछ काम किया है, तो पाइल के लिए IS 2911 पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक है। अगेन सब कुछ याद रख सकते हो तो याद रख लो, जो भी मैंने मार्किंग किया है। अगर याद नहीं रख सकते इट्स ओके, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं कि आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा इंटरव्यू में कि सर, अगर वो पूछेगा कि मेरे को रिटेनिंग वॉल का कोड बुक बताओ, तो बोलोगे रिटेनिंग वॉल का तो पता नहीं, मेरे को IS 456 2000 पता है, IS 875 पार्ट 1 पार्ट 2 पता है, IS 1893 2016 का पता है, IS 25 कितना था, 2502 पता है। तो जो आपको पता है वो तो बता दो, ठीक है, फाइन। सो इतना हो गया। इसके अलावा देखो अगेन दे में आस्क यू क्वेश्चन ऑन कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो पूछेगा कि ऑलरेडी मैंने कवर किया, जैसे एडमिक्सचर क्या है, फ्लाई ऐश क्या है, GGBS क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कंक्रीट का ग्रेड के बारे में, और जो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर किया था। ठीक है, फाइन। फिर अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में सब काम करोगे, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि SCC कंक्रीट क्या है। SCC मतलब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है, इसमें आपको कोई वाइब्रेशन करने की जरूरत नहीं, वाइब्रेटर चलाने की जरूरत नहीं। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि खुद से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ओके, जहाँ पे हमें ज्यादा स्लम चाहिए, जहाँ पे ज्यादा कंजेशन है, वहां पे वी यूजुअली गो विद सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। इसके बाद एक और आता है SDC, दैट इज SDC आपका सेल्फ डायनामिक कंक्रीट होता है। ओके, सॉरी, स्मार्ट डायनामिक, नॉट सेल्फ, स्मार्ट डायनामिक, आई राइट हियर। आजकल जितने भी आपके माइवान के बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना, वहां पे सब आपका स्मार्ट डायनामिक कंक्रीट, स्मार्ट डायनामिक कंक्रीट होता है। ठीक है, तो स्मार्ट डायनामिक कंक्रीट इज सिमिलर टू योर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ओनली द थिंग इज इसमें आपको थोड़ा वाइब्रेशन करना पड़ेगा। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट कंक्रीट में आपको कोई वाइब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वेर स्मार्ट डायनामिक कंक्रीट में आपको थोड़ा वाइब्रेशन करना पड़ता, थोड़ा। ओके, फाइन। और इसका जो स्लम्प सब होता है मिनिमम 500 mm के ऊपर ही होता है। और ये इसमें आपको जो टेस्टिंग करना होता है, आपका फ्लो टेस्ट करना होता है। ओके, यू शुड डू फ्लो टेस्ट एंड ऑल हियर, फ्लो टेस्ट आपको करना होता है फॉर HDC। ठीक है, फिर आपको थोड़ा क्यूब टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए कि क्यूब टेस्टिंग कैसे करोगे, कि कंक्रीट आप कैसे भरोगे, कितने लेयर में डालोगे, फिर उसको क्यूब टेस्टिंग कैसे करोगे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, वो थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए बस। ठीक है, सो इतना मैक्सिमम चीज आई कवर्ड। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन, from my knowledge, from my almost 8 9 year of experience, and आई डोंट फील इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो सकता है, एटलीस्ट फॉर लेट्स से 2 3 साल एक्सपीरियंस तक, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू आंसर एवरीथिंग। अगर वो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर तुम 7 से 8 आंसर भी बोल रहे हो ना, वो काफी है। बाकी दो वैसे भी आप नहीं बताओगे, इवन इफ आई गो फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। अगर मेरा इंटरव्यू कोई लेट से 20 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा लेगा, डेफिनेटली इवन आई ऑल्सो मे नॉट एक्सप्लेन 1 or 2, बिकॉज सी जब आगे वाला मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली इट बी नोइंग लिटिल मोर देन मी, राइट। तो बट ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बोलोगे, 10 में एटलीस्ट 7 और 8 का तो आंसर देना पड़ेगा। बाकी एक दो अगर आप नहीं दोगे, 2 3 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ द डे वहां पे नॉट ओनली आंसर, आप किस तरह से आंसर दे रहे हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसे है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू लुक। समझ में आ रहा है ना, आप कैसे आंसर दे रहे हो, आप कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, राइट, आप कैसे सोच रहे हो, सो दैट थिंग ऑल्सो दे आर गोइंग टू लुक। सो दैट इज वाई ट्राई टू गिव आंसर, इवन इफ यू डोंट नो, इट्स ओके, ट्राई टू आंसर की सर ऐसे ऐसा होता है। ठीक है, फाइन। इसके अलावा और भी एडवांस लेवल का, not now, maybe again 2 महीने के बाद if possible I'll bring one more video where we will cover some advanced level के questions and all. Again apart from that आपको थोड़ा माइवन का नॉलेज होना चाहिए, जो है आपका अलूफम शटरिंग का। वो पूछ सकता है। आपने तो इतना आंसर बता दिया, पर हमारे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हम तो पूरे यहाँ पे, क्योंकि देर आर एवरी चांस जब व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, आपने आंसर तो दिया होगा, पर वो बोलेगा आपने आंसर तो सही दिया है,
पर हमारा जो बिल्डिंग अभी चल रहा है वो सर हम वहाँ पे माइवान यूज कर रहे हैं, हम अलूफॉर्म शटरिंग यूज कर रहे हैं। क्या आपको उसका नॉलेज है? तो आपको बोलना है कि सर मैंने कभी काम तो नहीं किया है, पर मेरे को इतना तो पता है कि माइवान में हमारा कंस्ट्रक्शन स्पीड होता है, उसमें 10 दिन या लेट से 12 दिन या लेट से 5-6 दिन का स्लैब साइकिल होता है। उसमें कोई ब्लॉक वर्क ब्रिक वर्क सब करने की जरूरत नहीं होती, उसमें प्लास्टिंग का भी जरूरत नहीं होता है। उसमें सब कुछ आपका शेयर वॉल एंड कोर वॉल होता है। एंड उसमें आपके मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, पूरे हमारे पैनल्स होते हैं, पैनल को अरेंज करना होता है। तो इतना बता, अगर आप इतना भी बताओगे ना, एंड डेफिनेटली वो तो एक स्लैब करने से आपको पता चलेगा, सिंपल सी बात है। सो देन इसके बाद टनल फॉर्मवर्क होता है। टनल फॉर्मवर्क बेसिकली जब आपका कोई फ्लैट स्लैब का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, तो इन दैट केस आप यू कैन गो विद टनल फॉर्मवर्क एंड ऑल। ठीक है, फॉर्मवर्क के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फॉर्मवर्क मतलब, अगर आप वहां पे आपने प्लाईवुड यूज किया तो प्लाईवुड का क्या साइज है? तो प्लाईवुड का जो क्या साइज है, मार्केट में जो प्लाईवुड है वो आपका 1.22 मीटर पे 2.4 मीटर उसका साइज होता है। ठीक है, उसका जो वेट है वो यूजुअली 30-35 केजी का वेट आता है। जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा डेंसर होगा, उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। हम जो अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे वो हमारा 12 mm का प्लाईवुड यूज करेंगे, जो है वाटर प्रूफ प्लाईवुड हमें यूज करना है। तो उसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मवर्क के ऊपर एंड फिर आपका जो एम एस प्रॉप्स क्या है, उसका क्या लेंथ है। ठीक है, उसके बाद आपका यू हेड जैक क्या है, फिर आपका बेस प्लेट क्या है, बेस प्लेट का थिकनेस क्या है, ये सारी चीज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इफ यू आर हैविंग 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर राफ्ट स्लैब क्या होता है, राफ्ट स्लैब का कास्टिंग कैसे होता है, फिर टेम्परेचर कंक्रीट क्या होता है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट वर्क इट्स ओके, व्हेन यू से यू आर हैविंग 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड जब आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट से हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाओगे, डेफिनेटली वहां पे आपका राफ्ट स्लैब रहेगा। अगर राफ्ट स्लैब रहेगा तो वहां पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। टेम्परेचर कंट्रोल मतलब, राफ्ट सब क्या होता है, 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर का थिकनेस होता है। तो जब आप 1 1.5 मीटर 2 मीटर का थिकनेस होता है राफ्ट का, तो एक साथ हम कंक्रीटिंग नहीं करेंगे, हमें लेयर बाय लेयर करना है। जैसे हम लेयर बाय लेयर करेंगे, तो अभी हमने वहां पे एक कोल्ड जॉइंट का कॉन्सेप्ट समझा था। जब तक मैं ये लेयर करके आऊंगा, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा अपने कंक्रीटिंग, जैसे मैं पूरा इधर का लेयर करके दोबारा इस लेयर में आऊंगा, तब तक तो एक यहाँ पे 1 1.5 घंटे तो हो चुका है, अगेन कोल्ड जॉइंट विल बी फॉर्म। हमें उस तरह से प्लानिंग करना है कि ना वहाँ पे कोल्ड जॉइंट शुड नॉट हैपन। एंड ऑल्सो, सिंस आपका ये राफ्ट स्लैब एंड ऑल, राफ्ट फुटिंग इज लाइक व्हाट यू कॉल मास कॉन्क्रीटिंग। बिकॉज ऑफ मास कॉन्क्रीटिंग वहां पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। ऊपर वाला एरिया इज इन सब्जेक्टेड टू एटमोस्फियर, नीचे वाला एरिया क्या होगा, ऑलरेडी इट इज इनसाइड द कॉन्क्रीट। सो देर विल बी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, दैट कोर टेम्परेचर अलग रहेगा, बाहर का टेम्परेचर अलग रहेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन इज अगेन क्रैक्स आर गोइंग टू फॉर्म। राफ्ट एंड ऑल वी कैनॉट अलाउ द क्रैक्स एंड ऑल टू हैपन, तो आपको प्रॉपर वहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करके कंक्रीटिंग करना होता है। लेकिन उसके लिए यूजुअली क्या होता है, आपको एक सेंसर मिलता है, टेम्परेचर का एक सेंसर, टेम्परेचर मेजर करने का सेंसर मिलेगा। तो जब हम राफ्ट का कंक्रीटिंग करेंगे, वहाँ पे सेंसर को लगाना होता है सारे जगह पे, एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है। अगर टेम्परेचर हमारा विद इन द लिमिट है, तो हम आगे आगे जाएंगे कंक्रीटिंग करने के लिए। सो राफ्ट स्लैब इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। ठीक है, फाइन, दिस आर द क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, इसके अलावा फिनिशिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिनिशिंग मतलब, प्लास्टरिंग कैसे करोगे, प्लास्टरिंग का थिकनेस क्या है, प्लास्टरिंग करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट रहेगा। तो प्लास्टरिंग करने से पहले आप क्या करोगे, प्लास्टरिंग करने से पहले फर्स्ट आई चेक वेदर द ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क का सही से क्यूरिंग हुआ है नहीं। जो रैकिंग होता है, जो दो ब्लॉक या ब्रिक के बीच में जो गैप होता है, उसको सही से आपको मोर्टार से फिलिंग करना होगा। दैट इज कॉल्ड एज रैकिंग, रैकिंग वाला कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद आप जब प्लास्टरिंग करने से पहले यू शुड चेक वेदर द मॉइस्चर कंटेंट इज विद इन द लिमिट और नॉट। इसके बाद हम विल स्टार्ट विद द प्लास्टरिंग। अब प्लास्टरिंग करने के लिए आपको आपको सही से एक ट्रे में आपको सीमेंट मोर्टार लगा के सही से उसका मिक्सिंग करना पड़ेगा। फिर हम सिंगल कोट में करेंगे एक बार, अगेन बिफोर प्लास्टरिंग आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लेवल पैड लगाना पड़ेगा। अगर लेट से 15 mm का प्लास्टरिंग करोगे, लेट से 12 mm का प्लास्टरिंग करोगे, हम वहाँ पे 12 mm का क्या करेंगे, वहाँ पे लेवल पैड लगाएंगे। लेवल पैड लगा के वी हैव टू चेक उसका पूरा डायगोनल चेक करना पड़ेगा रूम का। एक बार वो सब चेक करने के बाद विल अलाउ द प्लास्टरिंग टू हैपन। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज आपको बताना आना चाहिए, क्योंकि दे एक्सपेक्ट कि आपको, अगेन इफ यूर फ्रेशर डोंट वरी, इतना तो पूछेंगे ना, पर अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे, यू विल हैव दैट मच लेवल ऑफ नॉलेज, डोंट वरी। बट इफ यू आर नॉट टेकन माई कोर्स, एंड इफ यू डोंट वांट द कोर्स एंड आपको ऐसे करना, तो इतना तो नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पर 2 3 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे को इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टरिंग वाला इस तरह से आपको करना पड़ेगा।
फिर एक बार प्लास्टरिंग होने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे? फिर अगेन सेम थिंग, टाइल टाइल काम कैसे करोगे, टाइल का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर जब आपकी साइड पे टाइल आएगा तो टाइल का आप क्या क्या टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो वो सारे चीज़ का थोड़ा नॉलेज आपको फिनिशिंग के ऊपर होना चाहिए। इतना सब अगर आपके पास नॉलेज है, डेफिनेटली यू गो फॉर एनी कंस्ट्रक्शन इंटरव्यू, यू विल गेट सिलेक्टेड फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपके नसीब के ऊपर भी है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, तुम्हारा नसीब में नहीं लिखा है, आप कितना भी वहां पे एफर्ट डाल दो, तुम्हारा जब नसीब में नहीं लिखा है, यू मे नॉट गेट सिलेक्टेड। एंड देन देयर आर अदर पीपल जो कुछ आंसर बोलेगा नहीं, फिर भी समटाइम्स इफ द लक इज गुड ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। आई थिंक या ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने कवर किया है। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन था, दैट इज एनी हाउ, वो तो बहुत टाइम लेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग, तो इतना तो आपको पता है। ये सब कैलकुलेशन करना है, जैसे लाइक सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, पूरा कैलकुलेशन है। अगेन, वो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है सारे वीडियोस, यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस। वहां से आप सीख सकते हो। बाकी जो मेजरली जितना भी मेरे को एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन यू। एंड मेरे यहाँ पे इफ यू कम टू माय चैनल, सिविल ब्रेन्स चैनल, ये वाला वीडियो आप देख लो, 100 टॉप। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर में एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अगेन आई से यू दैट, अगर आपको ये सारी चीज़ें नो मोर बेटर वे सीखना है, या आई वाज शोइंग यू वन दिस थिंग, स्ट्रक्चरिंग फंडामेंटल पाइल फाउंडेशन के बारे में। देखो ये सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ पाइल क्या है, पाइल का क्या लोड टेस्ट करोगे, ये आपका अंडर रिम पाइल कहाँ पे यूज करोगे, पाइल फाउंडेशन का फंडामेंटल से, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। सो आई वुड डेफिनेटली एनरोल, अगर आप एक फ्रेशर हो या 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई वुड सजेस्ट एनरोल इन द कोर्स। इसमें अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा। एंड आफ्टर गेनिंग अ नॉलेज फ्रॉम यर, डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू में चले जाओ, विल बी इन अ पोजिशन टू फेस द इंटरव्यू एंड गेट सिलेक्टेड। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर उस लेवल तक you'll get a knowledge from my courses. So you just download my Civil Brains app. इन सिविल ब्रेन्स ऐप में पूरा हमारा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओके बनाना, इवन स्टील। अगेन देखो यहाँ पे जो मैंने पूछा है आपको, वट एवर क्वेश्चन आई पुट, दे ऑल आर फ्रॉम आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू। आई डिड नॉट एड एनी क्वेश्चन अबाउट द स्टील। स्टील स्ट्रक्चर इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। अगर तुम स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे तो मेरे पास स्टील स्ट्रक्चर का कोर्स है, दैट इज प्री इंजीनियर बिल्डिंग का एक कोर्स है, और लगभग 20 घंटे का लेक्चर है। तो यहाँ पे हम पूरे स्टील स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन सीखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, कि पीबी का क्या क्या कंपोनेंट है, एडवांटेजेस क्या है पीबी। अगेन ये सारी चीज जब मैं पढ़ाता हूँ, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम साइट ओनली। देखो ये सारी चीज आपको पर्टिकुलर में साइट पे जाके, फ्रॉम द साइट ओनली विल बी टेकिंग द वीडियोस। एंड आपको डायरेक्टली इस तरह से साइट का ही वीडियो निकाल के आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। ये सारी चीज आपके क्रेन होते हैं, ठीक है, ये आपका ब्रेसिंग्स होता है। सो इन दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द साइट, सो दैट यू फील कि आप साइट पे जाके ही सीख रहे हो। बाकी प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग ऑन द साइट। एंड इवन यू गो फॉर एनी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स एंड ऑल, 2 महीने में एंड ऑल, 3 महीने में इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न 300-400 घंटे का लेक्चर। ओके, सो दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट इस कोर्स में एनरोल करिए इफ यू इंटरेस्टेड। डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप, चेक द कंटेंट, इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, इसमें कुछ फ्री लेक्चर्स है, आप देख लो। इफ इट इज गुड यू कैन एनरोल इन द कोर्स। सो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है, जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट व्हेन ही वेंट फॉर द इंटरव्यू, उसको पूछा था कि इलोंगेशन और डक्टिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। सो इफ यू डोंट नो, यू कैन लीव इट, नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अलावा आई टेल यू वन मोर थिंग। एडवांस लेवल, मान लो जब आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, या 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन देर इज एवरी चांस दे मे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल, बट आई डिडंट ऐड ऑल दोस थिंग कि वो पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ये मेरा कोर्स है, मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक कोर्स है, नॉट फॉर द फ्रेशर्स एंड ऑल। अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज गेन करना, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। ओके, तो यहाँ पे इससे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्यों पा। अगेन ऑल दिस आर फ्रॉम टू टेस्ट योर नॉलेज। ओके, कि आप किस तरह से थिंकिंग करोगे, फिर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, फिर एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। दे मैं आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। दे विल आस्क यू व्हाट इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में आपका डायरेक्ट स्टेक होल्डर भी होता है, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है। फिर आपको एक अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर प्लानिंग इंजीनियर जॉब। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर जॉब पे अप्लाई नहीं करोगे, दे विल नॉट आस्क यू ऑल दिस थिंग्स कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल क्या है, ट्रिपल कंस्ट्रेंट एंड ऑल। बट सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस आई एम एक्सप्लेनिंग। फिर थोड़ा आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑफ कोर्स आई डिडंट ऐड इट हियर, they may ask you again this questions, they will ask you if you're applying for a quantity surveyor job। अगर आप नॉर्मल साइट इंजीनियर का जॉब में अप्लाई करोगे, they will not ask you कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। बट फ्यू पीपल में आस्क, इन दैट केस यू शुड एक्सप्लेन देम, ठीक है। डिपेंड, क्योंकि अगर मान लो होता क्या, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना,
कोई बंदा क्यूएस वाला आके इंटरव्यू में बैठा है, तो वो तो क्यूएस वाला ही क्वेश्चन पूछता रहेगा। अगर साइट वाला आएगा तो साइट वाला ही क्वेश्चन पूछता रहेगा। अगर मान लो कोई बंदा प्लानिंग इंजीनियर का आके इंटरव्यू ले रहा है, समटाइम इफ इट इज अ बिग पैनल यू मे गेट इंजीनियर फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, एंड ही मे आस्क यू फ्रॉम प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी सबसे प्लानिंग मतलब क्या है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब क्या है, बीओक्यू क्या होता है, फिर प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे। सो दैट इज वाई आई टोल्ड एवरीथिंग यू कैन नॉट, आप रेडी होके नहीं जा सकते हो ना। सो समटाइम्स यू गेट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगेन आपको ये बीओक्यू पढ़ना भी आना चाहिए। ओके, अगेन ये सारे चीज हमने अपने एस्टिमेशन वाला कोर्स एंड ऑल उसमें कवर किया है। तो अगेन यू शुड नो हाउ टू रीड द बीओक्यू। अगेन ही में आस्क यू लीड मतलब क्या है, और उसके बाद लिफ्ट मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा होगा ना कि अर्थवर्क एक्सकवेशन में लिखा है कि आप बैकफिलिंग लेयर बाय लेयर में करोगे। दे हैव यूज्ड वन वर्ड हियर, लीड अप टू 50 मीटर लिफ्ट। लीड मतलब अगर मान लो मैंने एक्सकवेशन यहाँ पे किया, और एक्सकवेशन जो किया वो जो मिट्टी है मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इधर से इधर, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लीड। तो ये आपको मैक्स टू मैक्स 50 मीटर तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा होगा दैट विल ऐड विल टेक एडिशनल चार्जेस फॉर दैट, और उसके लिए हमें रेट एनालिसिस में ऐड करना है। लिफ्ट का मतलब है, अभी मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूँ, मान लो ये जो मिट्टी है आपको इधर से हटा के फर्स्ट फ्लोर में लेके जाए तो आप वर्टिकली जाओगे। सो वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लिफ्ट। तो अप टू 1.5 मीटर अगर आपने मिट्टी यहाँ से एक्सकवेशन किया, तो अप टू 1.5 मीटर तक आप उसको लेके आके आपको स्टोर करना होगा। उसके लिए आपको बीओक्यू में रेट दिया होता है, समझ में आ रहा है ना। अगेन दे में आस्क यू दिस, ऑफ कोर्स ये मैंने ऐड नहीं किया है, बट व्हेन यू रीड द बीओक्यू उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि लीड एंड लिफ्ट होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होते हैं दैट यू शुड हैव एन नॉलेज। एंड समटाइम अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो वो बंदा पूछेगा कि आपको रेट एनालिसिस करना आता है, तो रेट एनालिसिस में बताओ आप कैसे रेट एनालिसिस करोगे। तो रेट एनालिसिस में बेसिकली आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह से रेट एनालिसिस करोगे। एंड रेट एनालिसिस करने के टाइम ऑलवेज यू शुड कीप लेबर, मटेरियल एंड मशीनरी का रेट आपको डालना होता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डालना होता है। तो इस तरह से आपको रेट एनालिसिस करना होगा। रेट एनालिसिस करने के बाद ये जो आपको रेट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे चीज 5,800, दैट इज हाउ यू कम अप विद दिस पर्टिकुलर रेट। अगेन दिस थिंग्स एंड ऑल इज एक्सप्लेन इन माई क्वांटिटी एस्टिमेशन कोर्स एंड ऑल, वहां से आप इसको सीख सकते हो। तो इस तरह से आपको बीओक्यू पढ़ना भी आना चाहिए, मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए, क्या क्या काम करोगे एंड ऑल, ठीक है। दैट्स इट, सो दिस वाज ऑल अबाउट, मैक्सिमम चीजें मैंने कवर किया है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, या सो ऑल दोस थिंग्स आर कवर्ड इन माय कोर्स, यू डोंट हैव टू वरी इन दिस कोर्स। ये जो कोर्स है मेरा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल यू कैन एनरोल इन द कोर्स। फर्स्ट एक बार कंटेंट को चेक करो, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट कि सर इसमें और क्या क्या मिलेगा, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, दिस विल बी माई व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल मी, दिस विल बी माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। 809512, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए फिर इंटरेस्टेड, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई कैन गाइड यू कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है and all। ठीक है, और इसी में आपको बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग और इसी में फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपको मैंने बोला वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो अगेन ये सब एडवांस लेवल का है, जब आपको 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाते हैं, देन दे मे आस्क यू ऑल दिस थिंग्स, देन दे मे आस्क यू व्हाट इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑल। ओके, so दैट इज हाउ इट इज। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा वट एवर क्वेश्चन आई डेंट कवर, ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज आपको इंटरव्यू में पूछा गया था, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन आपने कवर नहीं किए इसमें, इसको भी पूछा गया था हमें, तो उसको मैं इन फ्यूचर, अभी नहीं 2 3 महीने के बाद इफ पॉसिबल, इफ आई गेट सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन, उसका मैं एक और पार्ट 3 वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, और वहां पे जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा। एंड आई विल ब्रिंग फ्यू क्वेश्चंस मोर अबाउट माई वन एंड ऑल। अभी हमारा कोर्स पूरा री रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, उसमें हम माई वन, प्रीकास्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स, अगेन फ्लैट स्लैब, या वन मोर क्वेश्चन इज दे में आस्क यू कि फ्लैट स्लैब क्या होता है, क्योंकि जब आप हाई राइज बिल्डिंग में काम करने जाओगे, वहाँ पे एक टवर एंड नॉन टवर एरिया होता है। तो यूजुअली इफ इट इज अ नॉन टवर एरिया एंड ऑल, वहाँ पे यूजुअली फ्लैट, अगर ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे होता है, फ्यू पीपल गो विद फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन, स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग में फ्लैट स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है। अब फ्लैट स्लैब इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इज ऑलरेडी कवर्ड इन माय कोर्स। तो फ्लैट स्लैब का भी थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लैट स्लैब बेसिकली ये सारे आपके फ्लैट स्लैब्स होते हैं। सो दिस आर योर फ्लैट स्लैब। अगर आप इस तरह से कोई कमर्शियल जैसे मॉल में जाओगे and all, अगर आप पार्किंग में जाओगे ना बेसमेंट में, तो आपको इस तरह से एक ड्रॉप पैनल दिखेगा, फिर आपका कॉलम, यहाँ पे कोई बीम्स नहीं होता है, ये आपका नॉर्मल आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका कॉलम बीम स्लैब सब रहेगा।
पर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे कोई आपका बीम्स नहीं रहे, दिस आर विदाउट द बीम। सो बेसिकली यू हैव टू डिजाइन इट टू टेक केयर ऑफ द पंचिंग एंड ऑल। अब इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स है, जिसमें विथ ड्रॉप है, विदाउट ड्रॉप है, फ्लैट स्लैब, फ्लैट प्लेट है, फिर इसमें बाद इसमें कॉलम हेड भी है, एंड फिर इसके बाद कॉलम हेड विथ ड्रॉप पैनल से। तो ये सारे चीज मैंने अपने कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी वाले कोर्स में ऐड किया है, वेर आई हैव टेकन अ सेपरेट चैप्टर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैट स्लैब सिस्टम्स आल्सो, दैट इज आल्सो कवर्ड इन माय कोर्स। ठीक है, सो आई थिंक या दैट्स इट, काफी है। अगेन देयर मे बी सम क्वेश्चंस व्हिच आर लेफ्ट आउट, बट दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट यार। ओके, ये दो ये पार्ट वन और पार्ट टू अगर इतना अगर आप कर लोगे, दिस आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द इंटरव्यू। इसके ऊपर कुछ टेस्टिंग के ऊपर फाइननेस कैसे निकालते हो, वो सारे चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट एलिमेंट्री नॉलेज यू मे हैव फ्रॉम योर इंजीनियरिंग, दैट्स इट सफिशिएंट। ठीक है, या सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड अगर कोई और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड देर आर गुड कोर्सेज यहाँ पे। एक बेसिक ₹109 का भी कोर्स है, इसमें आपको सब कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा, आधा आधा नॉलेज मिलेगा। फिर भी इफ यू वांट यू कैन गो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दिस कोर्स। इफ यू जस्ट वांट टू सी कि हाउ आई टीच एंड ऑल, गो फॉर दिस कोर्स। बट इफ यू रियली ट्रस्ट माई टीचिंग, एंड इफ यू रियली फील हाँ दिस इज अ content what I'm looking for, go for a complete course, either 6-in-1 combo is also good। ये वाला कोर्स भी अच्छा है, पर इसमें आपको ये माई वन कंस्ट्रक्शन और उसके फ्लैट स्लैब ग्रीन बिल्डिंग का सब नहीं मिलेगा, वो सब आपको ये बड़े वाले कोर्स में मिल जाएगा। दैट्स इट। So this will be my WhatsApp number. Any doubt you have, just drop me a WhatsApp message. I'll see you back in the next lecture. And इस वाले वीडियो को आप देख लो if you have not watched it, and subscribe to my channel. Yeah.